अच्छा काम किया। ये तो एहसान किया है, बहुत बहुत बड़ा एहसान किया है है। कि टैक्स फ्री कर दिया है। क्योंकि जो जवान अपना देशभक्ति के लिए आर्मी में जा रहा है, देश में मर मिटने के लिए आर्मी में जा रहा है, इसलिए सरकार ने बहुत बड़ा एहसान किया वाकई उन युवाओं के लिए जिनको टैक्स फ्री करके उनको उनका वेतन दिया, या जो स्टाइफंड के रूप में जो भी पैसा मिला वो उनको टैक्स फ्री करने के रूप में दिया। महान है हमारे भारत के यशस्वी नेताजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। वाकई आपका एहसान भारत के करोड़ों युवा कभी नहीं भूल पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। आपको बता दूं दर्शकों, इस समय हम मौजूद हैं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के अंदर पीएमओ कार्यालय के बाहर। आप मेरे पीछे यहाँ पे देखोगे आजादी का 75वां अमृत महोत्सव जो है पूरा हिंदुस्तान मना रहा है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक नई स्कीम लेकर आए हैं युवाओं को रोजगार देने के लिए, अग्निपथ, जिसमें जो रोजगार जिनको मिलेगा उनको अग्निवीर का नाम दिया जाएगा। और इस विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी पिंकी, जो कि स्वयं एक पत्रकार है और निर्भीक तरीके से वाकई में जो है पत्रकारिता करती है, अपनी बात को समाज के सामने बड़ी निर्भीक तरीके से रखती है। और हम दोनों मिलकर के इस विषय पर आपको कुछ बताने वाले हैं। बहुत सारी बातें हैं जो पीएमओ ऑफिस के बाहर खड़े होकर कुछ सवाल हम अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से करना चाहेंगे, और आशा करेंगे कि अगर ये वीडियो वहां तक पहुंचती है तो हमें मात्र 5 मिनट का समय देकर के इन तमाम सवालों का, इन तमाम जो मुद्दे हैं जिनको लेकर के आज हम इस वीडियो में जिक्र करने वाले हैं, उनका वो बड़ी निष्पक्ष तरीके से जवाब भी देंगे, आशा करेंगे। और ताकि समाज को, पूरे भारत को, क्योंकि इस समय भारत के करोड़ों युवाओं के साथ जो धोखा किया जा रहा है इस अग्निपथ के नाम पर, अग्निवीर बनाने के नाम पर, उसको लेकर के जरूर एक बार मोदी जी इस वीडियो को देख करके यह तमाम मुद्दे जिसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं उनका जवाब जरूर देंगे। और वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, तब बताइएगा कि सवाल सही थे, मुद्दे सही थे, तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा, बने रहे हमारे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल के साथ। तो चलिए भारतवासियों, अब शुरुआत करते हैं उस नई स्कीम की जो कि पूरे भारत के करोड़ों युवाओं का रोजगार देने वाली, मोदी जी के हिसाब से, मतलब हमारी सरकार के हिसाब से देने वाली, लेकिन वो करोड़ों युवाओं के रोजगार के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ कर रही है, किस प्रकार से करोड़ों युवाओं का रोजगार छीन रही है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और पहले थोड़ा सा एक नजर आपको डलवा दें कि आखिरकार ये स्कीम है तो है क्या। उसके लिए हमारी जो सहयोगी है पिंकी, वो आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगी। नमस्कार साथियों, सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक जो भी ये अग्निपथ स्कीम है, हम थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। सरकार क्या कहते हैं इसके बारे में हम तर्क वितर्क भी करेंगे, लेकिन इसको पढ़ने के बाद, इसको जानने के बाद, सरकार का कहना है कि ये अग्निपथ स्कीम जो है ये नई है। आर्मी ज्वाइनिंग के लिए ये एक नई स्कीम लागू की गई है हमारे देश में। जो पहले स्कीम चलती थी वो अब नहीं चलेगी। अब आर्मी ज्वाइनिंग के लिए नए हमारे नियम कानून बन चुके हैं, जिनमें सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि जो भी लड़का लड़की 10वीं 12वीं जिसने पास कर ली है, अब वो इसमें अग्निपथ के लिए एलिजिबल है, मतलब वो अब इसमें जा सकता है। 10वीं 12वीं पास कर ली लड़का लड़की ने, अब वो यहाँ पे भर्ती में जा सकता है। अब जो हमारे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। बस इतना है कि लड़का 17.5 साल का होना चाहिए, लड़की भी 17.5 साल की होनी चाहिए। ये है मिनिमम एज। मैक्सिमम एज है इसकी 21 साल, मतलब 21 साल का हो गया बच्चा, अब इसके बाद ये इसमें नहीं जा सकता। ठीक है। इसके बाद है हमारे माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को अग्निपथ योजना हमारे देश में लागू कर दी है और कहा है कि 90 दिन के अंदर हमारी सबसे पहली वैकेंसी निकलेगी अग्निपथ योजना के तहत, जो कि होगी 46,000 की। 46,000 लड़का लड़की पात्र होंगे इस भर्ती में आवेदन करने के लिए। अभी जैसे कि हम जानते हैं कि अपने जितने भी आर्मी के जवान हैं, लड़के हैं लड़कियां हैं, वो 32 से 34 साल की औसत आयु के बीच में रिटायर हो जाते हैं। रिटायर मतलब सेवानिवृत्ति हो जाती है उनकी। लेकिन अब ऐसा कर दिया है हमारी सरकार ने कि 4 साल के अंदर लड़का लड़की आर्मी से देशभक्ति की जिनके अंदर भावना है वो रिटायर्ड हो जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे, बिना किसी, उनको एक कौशल सर्टिफिकेट मिलेगा, कौशल
दस्तावेज जो प्रमाण पत्र होगा वही उनके पास होगा। उसके बाद वो सेवानिवृत्ति के घोषित हो जाएंगे। अब देख के चले तो 21 से 24 से 25 साल की औसत आयु होगी कि प्रति एक लड़का लड़की अब आर्मी से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अब देखिए ये हमारे देश के युवा के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आगे थोड़ा इसके बारे में और विस्तृत जानकारी लेते हैं। उनका वेतन क्या होगा, मासिक वेतन, सालाना वेतन, और जो हमारी चीज़ें सेवा निधि मतलब जो पेंशन, ग्रेच्युटी, इन सब के बारे में भी जानते हैं। हमारे पहले साल की जो सैलरी होगी, जो प्रति मासिक आय आएगी, वो होगी 30,000 रुपये, केवल और केवल 30,000 रुपये। उसमें से भी 30% वो पैसा कट जाएगा। मतलब 30% मान ली 30,000 का होगा, 9,000 रुपये उसके कट जाएंगे। इन हैंड सैलरी उसके हाथों में आएगी 21,000 रुपये। जो 30% कटेगा वो उसके लिए कटेगा कि जब उसकी रिटायरमेंट होगी, सेवानिवृत्ति होगी, तो उसको पैसे वो मिलेंगे। 30% उसकी सालाना इनकम जो होगी, मंथली जो सैलरी आएगी वो कटेगी, और 30% सरकार भी अपनी तरफ से जोड़ेगी कि ये जो हमारा पेंशन तो देनी नहीं है, कहीं ना कहीं से कुछ पैसे तो देने ही है। तो हम सरकार ने कोशिश की कि हम इन्हीं में से काट के इनको ही दे देंगे और ये भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे। लेकिन नहीं, आज का हमारा युवा जाग चुका है, उनको सब पता है। तो चलिए, पहले महीने की, मैंने जैसे पहले महीने की सैलरी आएगी 30,000 रुपये। जैसे कि मैंने बताया 30% उसका कट के 9,000 मतलब कट जाएंगे, 21,000 उसके हाथों में आएगी सैलरी। दूसरे साल की सैलरी होगी उसकी 33,500, तीसरे साल उसकी सैलरी आएगी 36,000, और चौथे साल बढ़ के इतनी सैलरी बढ़ जाएगी कि वो लाखों करोड़ों अंबानी तो नहीं बन पाएगा। हाँ, 40,000 रुपये उसके पास आ जाएंगे। 40,000 भी नहीं, उसमें कुछ पैसे कटेंगे, 10,000 रुपये कट जाएंगे, और जाके 30,000 रुपये जो बच रहे हैं वो उसके पास आएंगे। सरकार ने इतना अच्छा काम किया है, मतलब 30,000 21,000 रुपये में पूरा अपना घर चलाएगा। अब हम जैसे कि आप जानते हैं, आर्मी में विशेषकर किसानों के बेटे और मिडिल क्लास फैमिली के ही लड़के जाते हैं। उनके अंदर एक देशभक्ति की भी भावना होती है और उनके ऊपर जिम्मेदारी भी होती है। बहनों की शादी से लेके घर के राशन तक भरवाने का काम उनके ही ऊपर होता है। लेकिन ये जो 21,000 रुपये, इनसे इनकी पूरी दुनिया सिमट जाएगी, पूरा जो खर्चा होगा वो चला लेंगे, सरकार ऐसा मान रही है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आगे थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। सेवा निधि पैकेज क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रति मासिक सैलरी में से जो वेतन आएगा उसका 30% कटेगा, और सरकार भी 30% जोड़ेगी अपनी तरफ से, ताकि जो पेंशन के बदले में जो एक राशि जाएगी, सेवा निधि राशि जो बोला गया है, वो उसको मिले उसकी रिटायरमेंट पे। वो पैसे जो मिलेंगे, ये कुल कुछ मिला के आएगा हमारा 11.5 लाख रुपए लड़का या लड़की के पास जाएगा। जो नौजवान हमारा आर्मी में भर्ती होता है उसके पास ही पैसे जाएंगे। और सरकार ने इस पे भी इतना अच्छा काम किया है कि मैं क्या बताऊं। जो इनकम टैक्स है वो टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स माफ हो जाएगा। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। ये तो एहसान किया है, बहुत बड़ा एहसान किया है कि टैक्स फ्री कर दिया है। क्योंकि जो जवान अपना देशभक्ति के लिए आर्मी में जा रहा है, देश में मर मिटने के लिए आर्मी में जा रहा है, इसलिए सरकार ने बहुत बड़ा एहसान किया वाकई उन युवाओं के लिए जिनको टैक्स फ्री करके उनको उनका वेतन दिया, या जो स्टाइफंड के रूप में जो भी पैसा मिला वो उनको टैक्स फ्री करने के रूप में दिया। महान है हमारे भारत के यशस्वी नेताजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। वाकई आपका एहसान भारत के करोड़ों युवा कभी नहीं भूल पाएंगे। आगे थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि अगर हम अपना जो नौजवान है, जो नौजवान पीढ़ी के जो हमारे जवान बनेंगे, वो अगर किसी कारणवश युद्धोपरांत, चाहे किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है, चाहे वह जोखिम कोई उनको चोट वगैरह लग जाए, तो क्या करेगी सरकार इसके लिए। तो सरकार ने इसमें भी बहुत बड़ा एहसान किया है नौजवानों के ऊपर। जो हमारे फ्यूचर में जो हमारे जवान बनने वाले हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने बोला है कि अगर आप दिव्यांग हो जाते हैं तो चिकित्सक की राय के साथ जितने % आपका शरीर का हिस्सा दिव्यांग है, उसके परिणाम स्वरूप उसको कुछ पैसा दिया जाएगा। अगर चिकित्सक ने बोल दिया कि तुम बस 20% पैरालाइज्ड हो, तो तुम्हें कुछ मिलेंगे 7-8 लाख रुपए।
अगर तुम 50% हो तो तुम्हें कुछ 25 लाख रुपए समथिंग मिलेंगे, और अगर आप मर जाते हो तो आपको 48 लाख रुपए मिलेंगे। यहाँ पे मैं एक चीज और क्लियर कर दूं आपको कि अब सरकार में ये प्रावधान दिया है कि अगर इस 4 साल की जो अवधि है रोजगार की, उसमें वो शहीद नहीं होगा, उसमें वो मर जाएगा और दूसरी बात मृत्यु होगी। दूसरी चीज, अगर वहां पर अगर आप देश की सेवा करते समय अगर आप 20% आपके शरीर को नुकसान पहुंचाए तो सरकार सिर्फ आपको 7 से 8 लाख रुपए 10 लाख रुपए तक उसका मुआवजा भरेगी। तो मान लें कि अगर आप देश के लिए अपना शरीर कुर्बान कर रहे हैं तो सरकार आपको 8 से 10 लाख रुपए दे करके उसका निपटारा करेगी। और वही रही बात उसमें अगर 50% आपके शरीर को नुकसान पहुंचता है, मतलब देश की सेवा करने में, तो आपको सरकार सिर्फ 25 से 30 लाख रुपए दे करके आपको बराबर करना चाह रही है। सही कह रहा हूं ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जो ये जो बिल्कुल बहुत गलत कानून आया है, ये बहुत गलत योजना लाई गई है हमारे देश में। ये हमारे देश में सुरक्षा के नज़रिए से देखा जाए तो अब हमारा देश सुरक्षित भी नहीं रहेगा, क्योंकि आज जो हम कहा जाता है कि जो हम रातों की चैन की नींद लेते हैं, ये केवल हमारे देश के जवानों के वजह से ले पा रहे हैं। अगर देश का जवान असंतुष्ट रहेगा तो वो हमारे देश की सेवा भी अच्छे से नहीं कर सकता, सुरक्षा भी अच्छे से नहीं कर सकता। तो चलिए आगे हम थोड़ा और इसके बारे में जानते हैं। सेवानिवृत्ति में 10वीं से 12वीं 10वीं 12वीं पास किए हुए जो लोग हैं वही अग्निपथ स्कीम के थ्रू जा सकते हैं। इसमें हमारे आएंगे ये युवा जो होंगे चयनित होने वाले कीपर, ट्रेडमैन, नर्सिंग असिस्टेंट, सिपाही, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल। ये ऑफिसर पद के लिए नहीं है। अग्निपथ स्कीम जो है ये केवल और केवल जो देखा जाए जो एक बोझ बन रहा है, ये केवल जो छोटे दर्जे के जो हमारे सेना में शामिल होने वाले लोग हैं उनके लिए है मेन। 4 साल की जब नौकरी कर लेगा एक अग्निवीर तो उसके साथ क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सरकार अपनी तरफ से एक कौशल प्रमाण पत्र दे देगी उसको कि चाहिए तुमने जाके अब जाइए और अब तुम बाहर की दुनिया से संघर्ष करो। पहले ही तुमने अपने जीवन के जो अपने 17.5 साल 20 साल जो तुमने लड़ाई लड़ी है, इतनी अपने आप को फिट किया, इतने पेपर क्लियर किए, अब तुम जाके यहाँ पे आए हो, अब तुम 4 साल की नौकरी कर चुके हैं, तुम्हारा इस्तेमाल हम अच्छे से कर चुके हैं, पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए। अब ये लोग करेंगे कि जितने भी 100% जो वैकेंसी थी उसमें से अगर 1 लाख बच्चे थे तो 1 लाख में से केवल और केवल वो 75,000 जो लोग बच्चे थे उनको निकाल दिया जाएगा कि अब तुम बाहर की दुनिया से दोबारा संघर्ष करो, और 25,000 को रख लिया जाएगा। बोले कि अगर अलग जगह पे वैकेंसी है तो तुम अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे तुम्हें थोड़ी बहुत प्रायोरिटी दी जाएगी, और अगर तुम पास कर जाते हो पेपर तो तुम वहाँ पे रह जाओगे, नहीं तो तुम्हें भी संघर्ष वाली दुनिया में वापस जाना है। और एक कौशल प्रमाण पत्र दिया जाएगा कि तुमने जाके सेना में गोलियां चलाई है, तो जाके तुम एक टीचर की वैकेंसी के लिए अगर अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आप बताइए एक गोली चलाने वाले का क्या रोल है। यही था अग्निवीर के बारे में। अब इसको आप बताइए, ये अग्निवीर कहा जाए या आहुति कही जाए इसे? चलिए थोड़ी सी बात करते हैं इसके बारे में, तर्क वितर्क करा जाए। थोड़ा सा मैं आपको अब कड़े सवालों के अंदर और कड़े शब्दों के अंदर इसका महत्व बताने वाला हूं, इसके नुकसान बताने वाला हूं कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी जी ने और साथ में मिलकर तमाम नेताजी लोगों ने किस प्रकार से करोड़ों लोगों के साथ, करोड़ों युवाओं के साथ, उनके साथ धोखा किया है, उनको बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। हालांकि ये बेवकूफ़ बनाने का काम आज से नहीं हो रहा है, पिछले 2 साल पहले से इस चीज़ की तैयारी हो चुकी है, और इस समय तैयारी इसलिए किया गया, इस समय घोषणा इसलिए की गई है कि नुपुर शर्मा की आड़ के अंदर देश का युवा, देश के लोग वहां लग जाएंगे, देश की तमाम मीडिया वहां लग जाएगी, और इसके पीछे से हम लोग ये नई घोषणा लागू कर देंगे। लेकिन शायद उनको ये नहीं पता था कि आज का युवा जाग चुका है और आज का युवा इस चीज को समझ चुका है कि हमारे लिए गलत क्या है और सही क्या है। हालांकि जो युवा इस समय इस अग्निपथ स्कीम को लेकर के जो सड़कों पे
आग लगाने का काम या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का जो काम करें, उनके मैं कतई समर्थन में नहीं हूं, क्योंकि इस चीज को लेकर के भी आपको युवाओं को समझना होगा। यदि हम इस रास्ते को अपनाएंगे तो शायद हमारा आंदोलन सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितने भी आंदोलन अगर आप अपने इतिहास के पन्नों को उठाकर देखेंगे तो जितने भी आंदोलन सफल हुए वो शांतिपूर्ण तरीके से हुए, क्योंकि सरकार तो चाहती है कि आप 2-4 बसों में आग लगाएं, 2-4 ट्रेनों में आग लगाएं, 2-4 सरकारी संपत्ति को जलाएं, तब जाके सरकार आपके ऊपर 2-4 केस लगाएगी, उसके बाद आपको बंद कर देगी, आपका कैरियर शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा। सरकार चाहती है कि आप उग्र प्रदर्शन करें, लेकिन आपको थोड़ा सा समझना होगा कि अपने को आंदोलन करना है और तमाम मीडिया युवाओं के साथ है, हम आपके साथ हैं, लेकिन उग्र प्रदर्शन ना करके शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें तो हम आपके बिल्कुल साथ हैं। तमाम चीजों को लेकर के अब आपको इसके वितर्क और तर्क बताने वाला हूं पीएम हाउस के सामने खड़ा होकर। उम्मीद करूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी से कि अगर ये वीडियो मेरी आप तक पहुंच रही हो तो मुझे 5 मिनट का समय जरूर देंगे, या 5 मिनट के समय के बाद अगर आपके पास वीडियो पहुंच रही हो तो कम से कम मेरी सवालों का जवाब जरूर देंगे कि अगर मैं सही हूं या गलत हूं। और देखने वाले दर्शकों से भी बताना चाहूंगा कि आप भी अपनी राय जरूर देना कमेंट बॉक्स में कि बात सही है या गलत है। पहले विषय पे बात करेंगे। इन्होंने उम्र रखी है 17.5 साल से लेकर के 21 साल तक की, मतलब 17.5 साल का बच्चा जो कि अभी वयस्क नहीं है, 18 साल में उसको जो है मैच्योर माना जाता है, और 17.5 साल की उम्र में इसको नौकरी रख देंगे पहला। उसके बाद 21 साल की जो उम्र में उसको रिटायर कर देंगे। जब वो जवानी के पड़ाव पर पढ़ा था 21 साल की उम्र में, जब वो अपनी रोजगार ढूंढने की स्थिति उसकी थी, जब वो मतलब गलत और सही में थोड़ा फैसला कर सकता था, उस चीज को समझ सकता था, तब सरकार उसको 21 साल की उम्र में सरकारी नौकरी से निकाल देगी और उसको बेरोजगार कर देगी। दूसरा, अच्छा क्या ये वाकई बिल्कुल सही कहा हमारी सहयोगी ने, 17.5 साल की उम्र में अगर सरकार उसको बहाली कर रही है तो ये बाल मजदूरी में नहीं आएगा तो किस चीज में आएगा। दूसरा पॉइंट है, उसको पेंशन भी नहीं मिलेगी और नेताजी को तमाम तरह की पेंशन दी जाती है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो हमारे आर्मी के जो जवान हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं, उनकी पेंशन नहीं आती है, और मोदी जी तमाम नेताजी लोगों की भारत देश के अंदर पेंशन आती है। अगर आज कोई पार्षद बनता है, फिर विधायक बनता है, फिर वो सांसद बनता है, तो वो 3-3 तरह की पेंशन उठाता है, और हमारे आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान उसको एक पेंशन नहीं मिल पाती है, जबकि वो देश पे मर मिटने के लिए कुर्बान हो जाता है। और नेताजी लोग देश को मर खराब करने के लिए और मिटाने के लिए कुर्बान होते हैं, देश को मिटाने के लिए कुर्बान होते हैं, और हमारा जो युवा है वो देश को बचाने के लिए कुर्बान होता है। थोड़ा ध्यान दीजिए मोदी जी। तीसरे पॉइंट पे बताया गया है कि अगर 75% लोगों को निकाला जा रहा है, आपकी अग्निपथ स्कीम के अंदर क्या बताया आपने कि हम 75% युवाओं को, 75% आर्मी के जवानों को निकाल देंगे और 25% जवानों को रखेंगे। इसका मतलब अभी भी वर्तमान समय में जितने आर्मी के अंदर जो युवा काम कर रहे हैं, इसका मतलब 75% अयोग्य हैं, उनके अंदर योग्यता नहीं, तो उनको क्यों नहीं निकाला आपने? इसका मतलब 75% लोगों को जो आप निकाल देंगे तो वो लोग क्या सड़कों पे धक्के खाएंगे? थोड़ा इस विषय पे भी ध्यान दीजिएगा। जब बॉर्डर पर अपनी जान देने वाला जवान 4 साल में सेवानिवृत्त हो सकता है, तो आप 5 साल में क्यों नहीं हो सकते? तमाम जो देश के नेताजी हैं वो एक बार पार्षद बनने के बाद फिर दोबारा पार्षद के लिए अप्लाई करते हैं, फिर विधायक बनते हैं, फिर वो प्रदेश में जाते हैं, फिर वो सांसद बनते हैं, फिर वो तमाम पदों पर अपनी निवृत्ति होती है उन लोगों की। उनको क्यों नहीं आप निकाल देते? उनको रिटायरमेंट कब देंगे? जब देश में अपनी देश को कुर्बान होने से बचाने के लिए जो जवान अपने सीने पे गोली खा सकता है, उसे आप सिर्फ 4 साल के अंदर अगर रिटायर कर रहे हैं, तो अपने आप को 40 साल में भी क्यों नहीं करते? उन्हें भी करो ना, सिर्फ 5 साल के अंदर रिटायर। दोबारा उनको मौका नहीं मिलना चाहिए, दोबारा उन लोगों को वाकई मौका नहीं मिलना चाहिए जो लोग एक बार इस चीज के अंदर कदम रख चुके, जो एक बार पार्षद बन गए, जो एक बार विधायक बन गए, जो एक बार पार्षद बन गए, या जो एक बार सांसद बन गए, जो एक बार मुख्यमंत्री बन गए, जो एक बार प्रधानमंत्री बन गए, उनको दोबारा मौका नहीं मिलना चाहिए। बात सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। 5वीं बात इसमें लिखी है, आर्मी में जाने के लिए 17.5 साल का बच्चा एकदम जन्मजात फिट होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मतलब आपने क्या कहा है कि 17.5 साल से लेकर के जो 21 साल की आपने उम्र रखी है, मतलब वो शारीरिक फिट होना चाहिए, वो एग्जाम क्लियर करेगा, उसके बाद उसको रोजगार मिलेगा। मतलब 17.5 साल का बच्चा आपको बॉडी फिट कैसे मिल सकता है, थोड़ा ये बता दें। मतलब वो पहले से इस चीज की तैयारी करें 12, 13, 14 साल की उम्र से, और 17.5 साल की उम्र में जब वो फिट होगा तब उसे आप 4 साल चूसेंगे देश के लिए, 21 साल की उम्र में उसको देश से निकाल देंगे, 21 साल की उम्र में उसको आप उसके रोजगार से निकाल देंगे, 21 साल की उम्र में उसको आप सड़कों पे दोबारा से ला देंगे, जिस चीज की तैयारी के लिए वो पिछले 3-4 से तैयारी कर रहा था। और आपको तमाम नेताजी चाहिए अनफिट, देश का युवा चाहिए फिट, देश का आर्मी जवान चाहिए फिट,
देश का पैरामिलिट्री फोर्स का जवान चाहिए फिट, और देश के नेताजी चाहिए अनफिट। नेताओं जी के लिए भी एक एलिजिबिलिटी नेताओं जी के लिए भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनना चाहिए कि जिसमें वो नेता अनफिट ना हो, अनपढ़ ना हो, गंवार ना हो। तब जाके हम कहेंगे कि कुछ रोजगार के साधन बन रहे हैं और कुछ हमारे देश में अच्छा काम हो रहा है। जब आर्मी जैसे के लिए आप ऐसे प्रावधान ला सकते हैं तो इनके लिए भी लाना बहुत ज़रूरी है अपने देश में ऐसा कुछ। आपने युवाओं के रोजगार की बात की थी, आपने भारत देश में को यूथ इंडिया बनाने की बात की थी, लेकिन यूथ का तो भविष्य ही आपने बिगाड़ दिया, यूथ का तो जिंदगी आपने बर्बाद कर दी, यूथ का तो कैरियर आप लोगों ने बर्बाद कर दिया। जब यूथ 4 साल की जवान बनने के बाद, नौकरी करने के बाद वो सड़क पे आ जाएगा, तो किस प्रकार के यूथ इंडिया की और यूथ युवाओं की और यूथ इंडिया की बात आप करते हैं? जब यूथ के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, तो एक बार ध्यान से इस विषय पर भी चर्चा कीजिएगा। यूथ इंडिया की आड़ में जो आप ये जो बुरा काम कर रहे हैं, चलिए आप ही इतना काम कर दीजिए, अपने कैबिनेट में जितने भी ये बुजुर्ग लोग हैं, अमित शाह, मोदी जी, खुद अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए और एक जवान को मौका दीजिए उस पद पर आसीन होने का, तब कहा जाएगा यूथ इंडिया। नहीं तो कोई यूथ इंडिया नहीं, आप बस हमारे जवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। मोदी जी 70 साल की उम्र तक आपने जितने फैसले लिए उनको मैं सहमत हूं। आपने कश्मीर मुद्दा किया, सैल्यूट है। आपने अयोध्या मंदिर को, राम मंदिर को करवाया, सैल्यूट है। 370 धारा हटवाई, सैल्यूट है। लेकिन 70 साल की उम्र के बाद जितने सटियाए हुए दिमाग से आप काम कर रहे हैं, सटियाए हुए मुद्दों के ऊपर आप काम कर रहे हैं, वो वाकई देश को बर्बादी की ओर लेके जा रहा है। क्योंकि जब देश का युवा बर्बाद होगा, देश का हमारा आर्मी का जवान बर्बाद होगा, पैरामिलिट्री फोर्स का जवान बर्बाद होगा, तो एक दिन आप भी बर्बाद जरूर होंगे। अगर आज आप सुरक्षित हैं तो कहीं ना कहीं हमारे आर्मी के जवान की वजह से। आज आप चैन की नींद लेते हैं तो वो आर्मी के जवान की वजह से। लेकिन जब आर्मी के जवान को आप असुरक्षित कर देंगे, उसका भविष्य असुरक्षित कर देंगे, तो भारत का भविष्य कहां सुरक्षित होगा, आपका भविष्य कहां सुरक्षित होगा? थोड़ा ध्यान से देखिएगा मोदी जी। एक और पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। 2014 से मोदी जी आपने सत्ता संभाली है, सन 2014 से पहले आपने सत्ता संभाली है, और इससे पहले जिन लोगों ने सत्ता संभाली है, आपने उन लोगों को गरियाया है, ढंग से उन लोगों के ऊपर चिल्लाया है कि अब हम भारत का, एक नए भारत का निर्माण करेंगे, नए भारत का विकास करेंगे, यूथ इंडिया बनाएंगे, समृद्ध भारत बनाएंगे और सक्षम भारत बनाएंगे। मैं 2014 से बाद की कहानी अब आपको आपकी बताने जा रहा हूं, क्योंकि अब 72 साल की उम्र में आने के बाद, 2014 के बाद सत्ता पे बैठने के बाद आपने भारत को समृद्ध कैसे बनाया है। आपने हमारी जितनी सरकारी एजेंसियां थी उनको पहले तो प्राइवेट कर दिया, उनको निजी हाथों में बेच दिया। दूसरा, बेच दिया का सेंस है कि आपने उनको निजी हाथों में दे दिया कि उनका जो अधिकार है, उनके अंदर जो बहाली होगी, उनके अंदर से जो कर्मचारियों को निकाला जाएगा, वो निजी व्यक्ति निकालेगा। दूसरा, पहले आपने एलआईसी को प्राइवेट हाथों में किया, जहां पर कर्मचारी एलआईसी के अंदर जो सरकारी कर्मचारी हुआ करते थे, अब वो प्राइवेट कर्मचारी हो चुके हैं। दूसरा, आपने धीरे धीरे करके इंडियन ऑयल को, जो है इंडियन पेट्रोलियम को जो है प्राइवेट हाथों में किया। आज पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल भरने वाला जो लड़का है, जो युवा है, जो काम कर रहा है वहां पर, उसको कोई भरोसा नहीं है उसका भविष्य कब खत्म हो जाए, उसको कब वहां से रोजगार से निकाला जाए। इसलिए आपने उनको पहले तो बेरोजगार बनाया, उनको प्राइवेट किया। तीसरा, धीरे धीरे फिर आपने बैंकों को निजीकरण कर दिया। 50% से ज्यादा इस समय रेलवे बिक चुका है, और किस किस डिपार्टमेंट को आप निजी हाथों में बेचोगे? क्यों सरकारी संपत्तियों को आप निजी हाथों में बेचते जा रहे हैं? फिर आप कहते हैं कि मैं देश को झुकने नहीं दूंगा। आपने बात कही थी 2014 में सीट के ऊपर आने के बाद कि मैं देश को झुकने नहीं दूंगा। देश तो पूरा झुक चुका है, देश पूरा बिक चुका है, क्योंकि सारी सरकारी संपत्तियां निजी हाथों में जा चुके हैं। फिर आपने बात कही थी कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, युवाओं के लिए नए नए रोजगार निकालेंगे। और जब तमाम सरकारी संस्था, तमाम सरकारी संपत्तियां, तमाम सरकारी रोजगार देने वाली संस्थाएं निजी हाथों में चली जाएंगी, तो रोजगार कहां से होगा? सबसे ज्यादा रोजगार की स्कीम निकाला करता था बैंक और रेलवे, जो कि आपने दोनों ही बेच डाले और दोनों को निजी हाथों में बेच दिया। अब उतने रोजगार नहीं निकलते जितने पहले निकला करते थे, और जो निकल रहे हैं उसके अंदर आप उनको 4 साल के लिए रख करके युवाओं का पूरा जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। अगर मोदी जी कल को देश के ऊपर कोई आपत्ति आ जाए, चीन, कोई और देश, पाकिस्तान हमारे देश के ऊपर हमला कर दे, तो
उम्मीद है आपको कि जो 4 साल का युवा होगा, जिसने 4 साल की ट्रेनिंग आपके पास करी है, 4 साल आर्मी में जॉब करी है, वो देश के लिए कुर्बान होने लगेगा? कभी नहीं आएगा वो। क्यों? क्योंकि 4 साल के अंदर आपने उसको निचोड़ लिया और 4 साल के बाद आपने उसका भविष्य खराब कर दिया। वो कतई नहीं चाहेगा कि दोबारा हमारे देश के ऊपर किसी तरह का हमला होता है तो मैं अपनी सीने पे गोली खाऊंगा, क्योंकि जो परमानेंट होंगे शायद वो भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि इस स्कीम के तो वो भी खिलाफ हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि इस स्कीम के अंदर युवाओं का जो भविष्य है वो किस प्रकार से बर्बाद होने वाला है। तो आगे आने वाले समय में अगर वाकई भारत को समृद्ध बनाना है, भारत को तमाम बाकी पड़ोसी देशों के वार से बचाना है, तो आर्मी के और पहला मिलिट्री फोर्स की तरफ ध्यान दें मोदी जी, क्योंकि इन लोगों का भविष्य बचेगा तो हमारा देश का भविष्य बचेगा, हमारे भारत का भविष्य बचेगा। एक नारा है, बड़ा पुराना नारा है, जय जवान जय किसान, और आपने इन दोनों चीजों को किस प्रकार से नरक में धकेला है उसकी दास्तां भी आपको कुछ महीने पहले आपको अच्छे से याद होगा कि पहले तमाम राज्यों के किसानों ने आपको किस प्रकार झुकाया है। आपने जो 3 कानून लाए थे उनको काले कानून का नाम दिया गया था, और जो है किसानों का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बड़े शांति प्रिय ढंग से अपना आंदोलन किया और वो सक्सेस हुआ, और मोदी जी को इस विषय पर अपने आकर के अपने कानून वापस लेने पड़े और झुक करके किसानों से माफ़ी मांगनी पड़ी। अब उनको देश का युवा जो है मोदी जी को झुकाने वाला है, युवा सड़कों पर उतर आया है। क्यों? आप पहले किसानों के खिलाफ हो गए थे, अब आप युवाओं के खिलाफ हो गए हैं। हमारे देश के जवान हैं पैरामिलिट्री फोर्स के, हमारे देश के जवान हैं जो आर्मी में काम कर रहे हैं, हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन आप उनके लिए एक असुरक्षा का काम पैदा कर रहे हैं। उनके ऊपर से उनके भविष्य का जो है पूरा जो उनके ऊपर भविष्य जो उनका है वो खराब करने पे आप तुल गए हैं। पहले आप लोगों को किसानों ने झुकाए, अब आपको जवान झुरा रहा है। जय जवान जय किसान का नारा भी अब आप सुरक्षित नहीं रख रहे हैं, क्योंकि पहले किसान बर्बाद हुआ, अब युवा बर्बाद हो रहा है। हालांकि किसानों ने अपना प्रदर्शन जो किया वो शांति प्रिय ढंग से किया, आंदोलन जो शांति प्रिय ढंग से किया तो वो सक्सेस हुआ। तमाम इस समय युवाओं से भी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, तमाम आर्मी के जवानों से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, तमाम उन बच्चों से ये बात कहना चाहूँगा, हालांकि इस चीज़ का आंदोलन आप करें, विरोध करें, लेकिन शांति प्रिय ढंग से करें, उग्र प्रदर्शन ना करें, किसी को भी अग्निजन ना करें। क्यों? क्योंकि सरकार तो चाहती है कि आप उग्र हों और 2-4 सरकारी संपत्तियों को जलाएं, 2-4 सरकारी बसों को जलाएं, ताकि आपके ऊपर 2-4 केस लगाए जाएं और आपको बंद किया जाए। जहां आपका कैरियर शुरू होने वाला था उससे पहले सरकार आपका कैरियर खत्म करना चाहती है। तो उम्मीद है हाथ जोड़कर जो भी आंदोलन करना है वो बड़े शांति प्रिय ढंग से करें, उग्र तरीके से ना करें, क्योंकि देश का तमाम मीडिया युवाओं के साथ है, हम आपके साथ हैं। अगर जब 5 साल में, एक आखिरी बात और रखूंगा, जब 4 साल के अंदर हमारे देश का जवान आर्मी से रिटायर्ड हो सकता है, तो दोबारा ये 5-5 साल की जितने आप पॉलिटिशियन बिठाते हैं, कभी पार्षद, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, विधायक, प्रधानमंत्री, इन्हें भी 5 साल के बजाय 5 महीने में रिटायर्ड कर दो ना, इस तरह की पॉलिसी लाओ ना। दूसरा, जब आर्मी के जवान को अगर देश में मर मिटने के लिए, भर्ती होने के लिए उसको क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए, उसका फिटनेस पूरा होना चाहिए, उसका एग्जाम होगा, तो देश के तमाम नेताजी का भी एक बार एग्जाम करवा दें और फिर पता लग जाए। 75 से 80% नेता, गारंटी के साथ कहता हूं, हमारे सांसद बाहर हो जाएंगे, क्योंकि वो अंगूठा छाप हैं, अशिक्षित हैं, पकोड़े बेच करके आए हैं और पकोड़े बिकवाना चाहते हैं। अगर वाकई आप लोगों को, बाकी आप इस अग्निपथ की स्कीम को लेकर के क्या अपनी राय देते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और एक बार भारत देश के लिए, समृद्ध भारत के लिए, जय हिंद, जय भारत।